Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक है एरर। ये टॉपिक आपको बी फार्मा की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में मिल जाएगा और डी फार्मा की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो अब आइए समझते हैं कि एरर क्या होता है। एरर की सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। एरर मीन्स होता है गलती, त्रुटि या फिर कह सकते हैं मिस्टेक। तो गलती हो या त्रुटि हो या मिस्टेक हो, तीनों तो एक ही चीज़ है, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम एरर नाम से ही डिफ़ाइन करते हैं। एरर की जगह आप मिस्टेक जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम कुछ बना रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ स्वाभाविक है कि आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए या थोड़ी सी एरर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं और दाल में थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा हो गया तो दाल का टेस्ट तो ख़राब हो गया, तो हम क्या कहेंगे, दाल में एरर मिल गई या दाल में एरर हो गई है। उम्मीद है कि आपको एरर का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को, बीच के अंतर को एरर कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रू वैल्यू क्या है और मीजर्ड वैल्यू क्या है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 लड्डू बनाने हैं। आपने सारा इंतज़ाम किया, सारा प्रिपरेशन किया और लड्डू बनाने बैठ गए। और लड्डू बनाते समय कुछ लड्डू बड़े बने, कुछ लड्डू छोटे बने। तो इसी प्रक्रिया की वजह से हमें बनाने तो थे 1000 लड्डू, लेकिन हमने बनाए कितने, 990 लड्डू। तो जितने बनाने थे, जितना हमें प्राप्त करना था, उसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, और जितना प्राप्त हुआ है उसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने लिखी हुई है, मतलब जितना हमें प्राप्त करना होता है उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहीं कहीं बोल देते हैं या एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1000 क्या है, ट्रू वैल्यू है, और जितना हमें प्राप्त हुआ है या जितना हमने प्राप्त किया है वो कहलाएगा मीजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ये भी लिख दिया है 990, यहाँ पे क्या है, मीजर्ड वैल्यू क्या है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो बनाना तो था 1000 लड्डू और बनाया हमने 990 लड्डू। 1000 और 990 के बीच अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 का आ रहा है। 1000 में से 990 गए तो 10 बचा, यानी कि दोनों के बीच 10 का अंतर आ रहा है। अगर 990 हमें लड्डू प्राप्त हुए हैं, इसमें अगर 10 लड्डू और हो जाते तो 1000 लड्डू हो जाते, लेकिन दोनों के बीच 10 लड्डुओं का अंतर आ रहा है। तो अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू के बीच के अंतर को एरर कहते हैं। तो देखिए, ट्रू वैल्यू हमारा 1000 है और मीजर्ड वैल्यू हमारा 990 है, तो इसके बीच का अंतर क्या हो गया, 10, यानी 10 क्या कहलाएगा, एरर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एरर कैसे प्राप्त करना है ये देखते हैं। ये है एरर का फॉर्मूला। एरर हमें कैसे प्राप्त होगी, जब स्टैंडर्ड वैल्यू से या फिर ट्रू वैल्यू से हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू घटा देते हैं तो हमें एरर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, 1000 ट्रू वैल्यू था और 990 मेजर्ड वैल्यू था। जब ट्रू वैल्यू से हमने मेजर्ड वैल्यू को घटाया तो 10 आया, यानी एरर हमारी 10 हो गई। तो ये एरर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एरर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ये हमारा एरर की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो आइए हम इस फॉर्मूले से एरर का परसेंटेज निकालते हैं और वैल्यू को पुट अप करके देखते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला था। तो हमने हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू क्या थी, 1000 एंड मेजर्ड वैल्यू 990 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट आया, 1000 में से जब हम 990 माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 बचता है, एंड 100 एंड 1000 के जब 2 0 आपस में कट जाते हैं तो 10 बचता है, यानी 10/10 हो गया। अब 10 एकम 10 तो आपको पता ही होगा,
10 से 10 को भाग देना है, 1% आया रिजल्ट। यानी कि 1000 लड्डुओं में से जब 990 लड्डू ही बन पाए तो इसमें कितने परसेंट की एरर आई है? 1% की एरर आई है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी जगह पर एरर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर मीन्स क्या होता है? किस किस तरह से, किन किन तरीक़ों से जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी केमिस्ट्री में जो भी हम सामान बना रहे हैं या जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, तो किन किन तरीक़ों से उसमें गलतियां हो सकती हैं, किन किन तरीक़ों से उसमें एरर आ सकती है। यही होता है सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब, यानी कि किन किन तरीक़ों से गलतियाँ हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं किन तरीक़ों से गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग। मीन्स जो भी वेइंग बैलेंस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी नापने तौलने का जो भी हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि वो सही रिज़ल्ट ना दे, यदि वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, कम बता रहा हो या ज़्यादा बता रहा हो, सही रिज़ल्ट ना दे पा रहा हो और हम ठीक से रीडिंग ना ले पा रहे हो कि कितना डाटा आया है, कितना आना चाहिए, तब भी हम बनाए हुए सामान में गलती हो सकती है, हमारे बनाए हुए सामान में एरर आ सकती है। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो यदि हम कोई तराजू इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी सामान नापने के लिए, तौलने के लिए, और वो तराजू सही ना हो, कभी कुछ बता रहा हो, कभी कुछ बता रहा हो, ठीक से तौल ना रहा हो, तो जो भी सामान हम बना रहे हैं वो ठीक से नहीं बन पाएगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से हम कोई चीज़ कम भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी एरर आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एब्जॉर्बेंस ऑफ मॉइस्चर। मीन्स जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, अगर हमने उसको खुले में छोड़ दिया है, ऐसे ही बाहर इन्वायरमेंट में रख दिया है और रख कर भूल गए हैं मान लीजिए, और उस प्रोडक्ट ने जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे मॉइस्चर सोख लिया है। जैसे नमक है, नमक को अगर हम ऐसे खुला रख देते हैं बारिश में भी, तो क्या होता है कि नमक जो मॉइस्चर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ख़राब हो जाता है। तो केमिस्ट्री लैब में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम यदि खुला रख देते हैं तो वो मॉइस्चर सोख लेते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो यदि कोई प्रोडक्ट मॉइस्चर सोख लेगा और फिर हम उसको हमारे सामान में इस्तेमाल करेंगे, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब होने की संभावना रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्टिकल्स। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई सामान नाप कर तौल कर रख लिया लाकर, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ उसमें से पार्टिकल्स, कुछ उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट नीचे गिर गया या थोड़ा बहुत अमाउंट हवा की वजह से उड़ गया, तो क्या हो गया, कुछ मात्रा तो कम हो गई। तो हम जो भी सामान बनाएंगे उसमें यदि कम मात्रा डालेंगे तो सामान तो हमारा गड़बड़ हो ही जाएगा, हमारे सामान में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अब हवा में जब डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जब धूल के कण होंगे और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें जाके मिल जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें गंदगी आ जाएगी ना, तो वो प्रोडक्ट भी हमारा ख़राब हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कोरोजन। देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम उसे साफ़ सुथरे ग्लासवेयर में नहीं बना रहे हैं या साफ़ सुथरी मशीन में नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, जो मशीन के जो इंटरनल पार्ट हैं उनमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मशीन लोहे की है और उसमें अंदरूनी परतों में जंग लग गया है और हम उसमें अपना मटेरियल बना रहे हैं, तो वो जो जंग लग गया है अंदर से, वो क्या करेगा, हमारे दवाओं में मिलके या हमारे प्रोडक्ट में मिलके हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो ये भी होता है कि हम जो भी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी ग्लासवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यदि हम साफ़ सुथरा कर इस्तेमाल करें तो एरर आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोरोजन की वजह से प्रोडक्ट है वो ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कोरोजन कैसे होता है? कभी कभार हवा की वजह से हो जाता है, अगर एयर हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है एयर में तो उसकी वजह से कभी कभार हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पहले से कोई दूसरी चीज़ बनाई गई हो और उस चीज़ को अच्छे से साफ़ ना किया गया हो, तो जो चीज़ें बनाई गई थी पहले उसमें कुछ ऐसे मटेरियल हों जिसकी वजह से वो हमारे मशीन के इंटरनल पार्ट से रिएक्ट कर गए हों और कोरोजन स्टार्ट हो गया हो।
मीन्स कोरोजन की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट में एरर आने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। ये हमारा 6th पॉइंट है, इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। अब इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर का मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने रखा हुआ है, यदि वो वेट प्रोडक्ट है, यदि वो गीला प्रोडक्ट है और हमें उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने उसको क्या किया, ऐसे ही नॉर्मली उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया और उसका जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो गया, यानी वो उड़ गया, तो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट तो ख़राब हो जाएगा। एक तो उसका वेट भी कम हो जाएगा और दूसरे उसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से हमारे प्रोडक्ट में एरर आ सकती है, दोनों ही कंडीशन से हमारे प्रोडक्ट में गलती हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल मिक्स हुआ हो, तो अल्कोहल क्या होता है, थोड़ी ही देर में इवापोरेट हो जाता है। तो अब हमारा 7th पॉइंट क्या है, रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर हमने गलत मात्रा में प्रोडक्ट ऐड किया है या गलत मात्रा में प्रोडक्ट लिया हुआ है बनाने के लिए, तो वो भी एक तरह का एरर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की गलत मात्रा हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर देने के लिए काफ़ी है। लास्ट पॉइंट है हमारा एरर बाय एनालिस्ट। अब एनालिस्ट कौन होता है, जो काम करता है, जो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति थक गया है या बीमार है या कोई भी स्थिति खराब है या उसने ध्यान नहीं दिया, तो इस कारण से भी क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट में एरर आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ एरर। ये जो टाइप ऑफ एरर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लॉजिकल है। वैसे तो हमने यहाँ पर 3 टाइप्स की एरर के बारे में लिख रखा है। पहला है सिस्टमिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर एंड तीसरा है ग्रॉस एरर। अगर हम सामान्यता देखें, अगर हम नॉर्मली देखें थोड़ा सा, तो एरर 2 ही तरह की होती हैं स्पेशली। पहली तो सिस्टमिक और दूसरी रैंडम। ये जो सिस्टमिक एरर होती हैं, ऐसी एरर जिनका हमें कारण पता हो और उसको हम करेक्ट कर सकते हों, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हों। जाहिर सी बात है, यदि कारण पता हो तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी एरर जिसका हमें कारण पता हो और जिसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हों, उसको सिस्टमिक एरर कहते हैं या फिर डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। दूसरा है रैंडम एरर, ठीक उसी का उल्टा, जिसका कारण हमें ना पता हो, जिस एरर के होने का कारण हमें ना पता हो और जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके, उसको बोलते हैं रैंडम एरर या फिर इनडिटर्मिनेट एरर। थर्ड है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, मिक्स्ड एरर होता है। ये जो दोनों ऊपर की एरर हैं, सिस्टमिक और रैंडम एरर, जब एक साथ हो जाती हैं या मिक्स हो जाती हैं, तब हम कहते हैं ग्रॉस एरर है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कुछ गलतियां ऐसी हो गई जिनको हम ठीक कर सकते हैं, कुछ गलतियां ऐसी हुई जिनको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये ग्रॉस एरर हो गया। ग्रॉस एरर मतलब दोनों ऊपर की एरर इसमें मिक्स होती हैं। यहाँ पर तो हमने आपको ठीक से समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हीं चीज़ों को थियरी में देख लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये है सिस्टमिक एरर, इसके बारे में ऐसे लिखा जाएगा, When the reason of error is known and problem can be correct, that is systemic error। यानी जिस एरर का कारण हमें पता हो और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, वो सिस्टमिक एरर कहलाती है। दूसरा है रैंडम एरर, When the reason is not known and the problem cannot be corrected, मतलब ना कारण पता हो और ना प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, तो ऐसी एरर क्या कहलाती है, रैंडम एरर कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मतलब ऐसा एरर जिसमें सिस्टमिक और रैंडम दोनों मिक्स हो। जब सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर दोनों मिक्स होकर आती हैं, तब हम कहते हैं ग्रॉस एरर हो गई है। ग्रॉस एरर को कैसे लिखेंगे, दिस एरर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमिक एंड रैंडम एरर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस एरर इज एन अवॉइडेबल एरर एंड दिस इज कॉज्ड बाय मिस्टेक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सिस्टमिक एरर कितने टाइप के होते हैं। सिस्टमिक एरर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल एरर,
दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा है रीजेंट एरर एंड चौथा है एडिटिव एरर और कांस्टेंट एरर एंड पांचवा है एरर इन मेथड। अब इसको भी इस जगह पर हम समझा दे रहे हैं एंड इसकी भी थ्योरी आपको नीचे मिल जाएगी। ऐसी गलती जो किसी व्यक्ति की कमी के द्वारा हो रहा हो उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से वो ठीक से रीडिंग नहीं ले पा रहा है, ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, या प्रोडक्ट में जो कलर आना चाहिए वो कलर नहीं देख पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो ठीक से देख नहीं पा रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। स्पेशली किसी व्यक्ति के द्वारा हुई गलती को या स्पेशली किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कमी हो रही है तो उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एरर बाय एनी पर्सन, एग्जाम्पल भी बता रखा है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब ऐसा एरर या ऐसी गलती जो मशीनों की कमी के द्वारा हो रहा है या फिर जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कमी के द्वारा हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं और वो कुकर ही ख़राब है, दाल अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुकर ही ख़राब है, तो क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजेंट एरर। चलिए यहाँ पर हम फिर से वही दाल का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम दाल बना रहे हैं लेकिन कुकर भी अच्छा है और हमारे बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं लेकिन दाल ही ख़राब है, तो हम क्या कहेंगे, रीजेंट एरर हो गया। यानी कि गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से अगर कोई एरर आ रही है तो उसे हम रीजेंट एरर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव एरर और कांस्टेंट एरर। एडिटिव एरर को हम कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। एडिटिव एरर यानी ऐसे एरर जो कि फिक्स होते हों, मतलब आप कितना भी अच्छा काम कर लो वो एरर होनी ही होनी है, तो ऐसे एरर को एडिटिव एरर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप जब ग्लास में पानी पीते हैं तो आप देखते हैं कि ग्लास में भी पानी की कुछ बूंदें लगी रह जाती हैं। ठीक इसी तरह से हम केमिस्ट्री लैब में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा उस इस्तेमाल किए हुए बर्तन में या इस्तेमाल किए हुए सामान में लगा रह जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बीकर इस्तेमाल कर रहे हैं और बीकर में हमने कोई केमिकल रखा, तो केमिकल को किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है। तो जब हम केमिकल को किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके बाद भी केमिकल का कुछ हिस्सा, कुछ बूंद या कुछ हिस्सा बीकर में लगा रह जाता है, तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव एरर कहलाता है। मतलब ये एरर आनी ही आनी है, हर स्थिति में आनी है, यानी कि फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरर इन मेथड। यदि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हम कोई चीज़ बनाने का सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम एरर इन मेथड या फिर मैथडिक एरर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर देखते हैं। अब मिनिमाइजेशन ऑफ एरर क्या होता है, देखिए जैसे कोई गलती होती है तो जब गलती को सुधारना होता है या फिर कुछ जुगाड़ करने होते हैं जिसकी वजह से गलती कम हो, तो हम क्या कहते हैं, हम उस गलती को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का मतलब समझिए, एरर को मिनिमाइज़ करना मतलब एरर को कम करना। जब कोई गलती हो जाती है तो गलती को सुधारना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे गलती कम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम गलती को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, एरर को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कहते हैं। यानी कि हम गलती को कम कर रहे हैं या फिर गलती को सुधार रहे हैं। तो कोई गलती कैसे सुधारी जा सकती है, आइए इसको देखते हैं। पहला तरीका क्या है एरर को मिनिमाइज़ करने का, कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में हम जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम कोई बीकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको अगर हम अच्छे से जांच परख कर इस्तेमाल करें, अच्छे से चेक करके इस्तेमाल करें कि इस सामान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अगर हम ये चीज़ें चेक करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में या हमारे सामान में कोई भी एरर नहीं आएगी, एरर मिनिमाइज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस।
अब इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मेथड परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस बाय 2 और मोर डिफरेंट मेथड। मीन्स जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हमें ये चेक करना है कि उसमें कोई कमी है कि नहीं है, कोई एरर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रोडक्ट को 2 अलग अलग तरीके से चेक करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट में कोई कमी है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना 2 अलग अलग लोगों को टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग लोगों के ओपिनियन से हमें पता चल जाता है खाना सही है या खाने में कोई गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए एक ने बताया कि नमक परफेक्ट है और दूसरे ने बताया कि नमक कम है। इसका मतलब या तो वो नमक कम खाता है या तो सच में प्रोडक्ट में नमक कम है, सच में खाने में नमक कम है। लेकिन यदि दोनों ने बताया कि खाना अच्छा बना है तो हम यही सोचेंगे ना कि खाना अच्छा बना है। तो इसी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। एक ही प्रोडक्ट को 2 अलग अलग फार्मूले से 2 अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही है, रिजल्ट भी एक ही आना चाहिए चाहे हम जितने मेथड से चेक करें। तो 2 अलग अलग मेथड से चेक करने पर ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब ये ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना क्यों होता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें बार बार कोई कमी आ रही है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे मशीनों में गड़बड़ है या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में चेक तो दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मशीनों को चेक कर लेते हैं, जो हम और सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। अब उनको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर हम फिर से दाल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं, दाल में हमने क्या किया, कुकर ले लिया, पानी ले लिया, पानी में हमने हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा मेन सब्सटेंस था, यानी कि जो दाल थी, हमने दाल ही उसमें नहीं डाला। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही परफॉर्म किया, लेकिन उसमें दाल हमने ऐड नहीं किया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हमने क्या किया, गायब कर दिया। इसके बाद हमने कुकर को गैस पे रख दिया। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर सीटी आई और उसके बाद हमने कुकर को उतार लिया। जब हमने उसको ओपन करके देखा तो उसमें सारी चीज़ें सही थी, मतलब हल्दी ने भी अपना काम ठीक से किया था, नमक ने भी अपना काम ठीक से किया था, पानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कुकर भी अपना काम ठीक से कर रहा था। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि बाकी सारी चीज़ों में और कोई दिक्कत नहीं है। इसी जगह पर अगर नमक ने, हल्दी ने या कुकर ने अपना काम ठीक से ना किया होता तो हम ये मानते कि इन्हीं चीज़ों में कोई गड़बड़ है। मतलब ये जो रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम हटा देते हैं, उसको हम गायब कर देते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि बाकी सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं या जो और सारे ग्लासवेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। देखिए जहाँ पर रनिंग लिख कर आ रहा है, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन, रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। मतलब अगर आपको ब्लैंक डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा तो रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको निकाल देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही परफॉर्म करने देते हैं। इससे क्या होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी मशीन में या और सारी चीज़ों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक इसी का उल्टा हम करेंगे रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन में। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा उसे हम स्टैंडर्ड वाला रखेंगे, अच्छी क्वालिटी वाला रखेंगे। जैसे दाल बना रहे हैं तो उसमें हम दाल तो डालेंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली दाल डालेंगे, क्योंकि दाल तो अब अच्छी क्वालिटी की है। इसके बाद अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी एरर आ रही है तो इसका मतलब है मशीन में कोई गड़बड़ी है, और एरर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है अभी तक जो एरर आ रही थी वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि जो हमने मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था या उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन।
जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया और हमें ये चेक करना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ही तरीके से बार बार एरर को चेक करेंगे, एक ही फॉर्मूले से एक ही तरीके से बार बार गलती को चेक करने की कोशिश करेंगे। अब बार बार एक ही तरीके से चेक करने से क्या होगा, जैसे एक बार में एरर निकल कर ना आई तो दूसरे बार में आ जाएगी, तीसरे बार में आ जाएगी, चौथे बार में आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जिसकी एरर चेक करनी होती है उसको बार बार एक ही तरीके से, बार बार एक ही तरीके से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम चेक करते हैं। क्योंकि एक ही तरीके से अगर हम बार बार चेक करेंगे तो हमें ये फ़ायदा रहेगा कि एक बार में अगर एरर निकल कर नहीं आई तो दूसरी बार में आ जाएगी, दूसरी बार में नहीं आई तो तीसरी बार में आ जाएगी। तो इसलिए हम पैरेलल डिटर्मिनेशन करते हैं। यह पैरेलल डिटर्मिनेशन मतलब बार बार डिटर्मिनेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।